नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। राजधानी लाइव में बात राजधानी की करेंगे, जहां पर दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 59 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही कोरोना संक्रमण दर 0.08% हो गई है। वहीं 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। कोरोना की वजह से दिल्ली में अब तक 25,027 लोगों की मौत हो चुकी है। सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 621 हो गई है, जिनमें से होम आइसोलेशन में 212 मरीज हैं। सक्रिय कोरोना मरीजों की दर लगातार छठे दिन 0.04% है, जबकि रिकवरी दर लगातार दूसरे दिन 98.21% रही। यानी कि कोरोना का कहर लगातार दिल्ली में कम हो रहा है, लेकिन जो संक्रमण दर है वो कम नहीं हो रही है। कोरोना का कहर कम है, लेकिन लोगों की लापरवाही की वजह से ये तीसरी लहर का खतरा लगातार बना हुआ है और इसी को लेकर पिछले 24 घंटे में कोरोना के 59 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण दर 0.08% हो गई है और 24 घंटे में 4 मरीजों की भी मौत हुई है। हालांकि मौतों का आंकड़ा भी कम हुआ है और 24 घंटे में नए मामले भी कम सामने आए हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही जो है वो इस समय देखने को मिल रही है और इसी के साथ वैक्सीनेशन की भी कमी है, जिसकी वजह से जहां बूथ वहीं वोट अभियान को भी आज बंद कर दिया गया है और कई मार्केट भी बंद किए गए हैं, जिसकी वजह से कोरोना एक बार फिर से ना फैल सके, ये कारण बताए गए हैं। ताकि ये जो मार्केट है और बंद कर दी गई है, कई मार्केट बंद की गई है, लेकिन वैक्सीनेशन अभियान भी बंद हुए हैं क्योंकि वैक्सीन की कमी दिल्ली में देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार से अपील दिल्ली सरकार कर रही है वैक्सीन की लेकर। वैक्सीन को मुहैया कराने को लेकर केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत भी है, लेकिन चलिए इसी पर चर्चा के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, अब एक बार फिर से दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण तो कम हुआ है, मौतों का आंकड़ा भी कम है, लेकिन बात अगर वैक्सीनेशन की करें तो वैक्सीनेशन जो अभियान है वो बंद कर दिया गया है। जहां बूथ वहीं वोट अभियान को बंद किया गया है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कोरोना की जो रफ्तार थी पिछले कुछ समय के अंदर देखने को मिली थी, वो कहीं ना कहीं अब घटती चला जा रही है। और बात करें जिस तरीके से पिछले 24 घंटे की, तो पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 59 मामले के करीब आ चुके हैं और 4 लोगों की मौत हो चुकी है। मगर 25,000 लोगों की दिल्ली के अंदर कोरोना से मौत हो चुकी है। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं कोरोना का जो आंकड़ा जरूर घटा है, मगर जिस तरीके से वैक्सीन की कमी हो रही है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ सकती है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार की ये योजना थी, जहां वो वोट और वहीं वैक्सीन, तो कहीं ना कहीं अब उसको भी बंद कर दिया गया है। तमाम जो 500 सेंटर बनाए गए थे, वैक्सीन सेंटर बनाए गए थे, उनको भी लगभग बंद कर दिया गया है। कुछ ही सेंटर जो है उनके वो ही चल रहे हैं और उनके अंदर भी सिर्फ वैक्सीन थोड़ी सी ही बची है। मगर जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार से वैक्सीन मांगी जा रही है और वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ रही है और जनता भी यही समझने लगी है कि सरकारें जो है उनके लिए काम नहीं कर रही हैं, सिर्फ राजीव, वोट एक बैंक की बाजार राजनीति को भी इस्तेमाल कर बंद रही किया है। गया है, बड़े मार्केट को भी बंद कर दिया गया है एक बार फिर से। यानी कि संक्रमण दर लगातार बढ़े ना कम होती रहे, इसके लिए सरकार तो प्रयासरत है ही। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें तमाम मार्केटों की, तो वहां पर कहीं ना कहीं अब चेकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी अधिकारी जो है वो अब मुआयना करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के तमाम बाजार जो है, यानी कि बड़े बाजार, लाजपत नगर मार्केट थी या फिर लक्ष्मी नगर मार्केट थी, सदर बाजार मार्केट थी, इनको कहीं ना कहीं बंद किया गया ताकि जो बाजार है उनके अंदर भीड़ ना इकट्ठी हो सके। मगर तमाम सुविधाओं के साथ साथ दोबारा से बाजार खोले गए हैं, मार्केटें खोली गई हैं, ताकि हर तरीके से ये हो सके कि जनता जो है कोरोना के नियमों का पालन कर सके। मगर अभी भी कहीं ना कहीं कुछ बाजारों के अंदर यही स्थिति देखने को मिल रही है कि बाजार जो लोग बाग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बिल्कुल बिगड़ सकती है। जी, स्थिति बिगड़ सकती है क्योंकि लोगों की लापरवाही सामने आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही देखिए प्रशासन की भी है, क्योंकि प्रशासन भी जो जिम्मेदारी उनको दी गई है उनकी पालन करने में प्रशासन भी नाकाम साबित हो रहा है। लोगों को जो जागरूकता फैलानी थी लोगों में और लोगों को जो नियमों का पालन करवाना था वो प्रशासन नहीं करवा पा रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें प्रशासन के जो अधिकारी हैं, सबसे बड़ी लापरवाही उनकी देखने को मिल रही है। क्योंकि जो बाजारों के अंदर जितनी सख्ती होनी चाहिए थी, बेशक लोगों को बाजारों के अंदर जाने की अनुमति दे दी गई है ताकि वो अपनी दिनचर्या जो है या फिर कहें रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो खरीद सके, मगर बाजारों के अंदर भीड़ इकट्ठी ना हो। मगर उन अधिकारियों को भी होना चाहिए जो बाजारों के अंदर जिनको लगाया गया है, मगर उनकी तरफ से साफ पर साफ लापरवाही देखने को मिल रही है और जिसकी वजह से जनता जो है बाजार के अंदर भीड़ का रूप धारण करती नजर आ रही है। मगर अगर इसी तरीके से स्थिति बिगड़ती रही तो कहीं ना कहीं फिर कोरोना के जो ग्राफ है वो बढ़ेगा और कहीं ना कहीं स्थिति फिर बिगड़ेगी और दिल्ली को फिर एक बार लॉकडाउन कर सकता है। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार कह रही है कि जनता जो है जागरूक हो और वैक्सीन की जिस तरीके से कमी है
तो जनता को ही नियमों का पालन करना होगा। मगर अभी तक जनता नियमों का पालन जरूर कर रही है, मगर कुछ इलाकों के अंदर, कुछ जगहों के अंदर जनता जो है वो लापरवाही भी करती नजर आ रही है। मास्क तक यूज नहीं किया जा रहा, सैनिटाइजर यूज नहीं किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल भी नहीं करा जा रहा। तो कहीं ना कहीं उन अधिकारियों को बाजारों के अंदर होना चाहिए या इन इलाकों के अंदर होना चाहिए जिनके अंदर सख्ती कराना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, और अधिकारियों को यहाँ पर होना भी चाहिए, साथ ही साथ सरकार को भी इसमें जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीनेशन की कमी है और वैक्सीन एक कारगर उपाय है जो हमें कोरोना से बचा सकता है, लेकिन वैक्सीनेशन की ही कमी है। तो दिल्ली सरकार लगातार केंद्र सरकार से अपील भी कर रही है वैक्सीन के लिए, लेकिन वैक्सीन मिल नहीं रही है। क्या मुख्य कारण हो सकता है इसका? देखिए, बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार निरंतर केंद्र सरकार से अपील करती नजर आ रही है कि वैक्सीन उनको उपलब्ध कराई जाए, ताकि कोरोना की तीसरी लहर है उससे पहले पहले यानी कि हर जनता तक हर वैक्सीन की दोनों डोज लग सके। मगर अभी तक जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से ढील बरती जा रही है, जिसकी वजह से राज्य सरकारों की जनता को कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन सेंटर बंद कर दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है। मगर सरकार को यानी केंद्र सरकार को समझना होगा कि वैक्सीन ही एक समाधान है कोरोना से बचने के लिए, और कहीं ना कहीं वैक्सीन जो है वो कहीं ना कहीं हर तरीके से जनता तक पहुंचानी होगी। मगर जिस तरीके से लापरवाही देखने को मिल रही है या फिर कहें सरकार की तरफ से ढील देखने को मिल रही है, उससे साफ जारी है कहीं स्थिति बिगड़ सकती है। मगर सरकार को चाहिए, अगर वैक्सीन की कमी है, कंपनियों की कमी है या फिर क्या है प्रोडक्शन की कमी है, तो कहीं ना कहीं उनको बढ़ाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीन बन सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन उपलब्ध हो सके। मगर अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी कदम उठता नजर नहीं आ रहा है। जी केंद्र सरकार इस तरीके के कदम उठाने में सक्षम तो है, लेकिन उठा नहीं पा रही है। हमारे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वही काफी डिले चल रहा है इस समय। लेकिन राजीव, जानना चाहूंगी कि दिल्ली में फिलहाल वैक्सीन कितने दिनों की बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीनेशन अभियान बंद किया गया है, जहां वोट वहीं वैक्सीनेशन अभियान को बंद किया गया। फिलहाल कितने समय की वैक्सीन दिल्ली में उपलब्ध है? देखिए, बिल्कुल ताज, जिस तरीके से दिल्ली सरकार की माने तो दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि पिछले 1-2 दिनों के अंदर ही वैक्सीन उनके पास पूरा स्टॉक खत्म हो जाएगा। यानी कि जो कोविड वैक्सीन थी वो खत्म हो चुकी है, मगर जो कोविड-19 है वो कहीं ना कहीं अब चल रही है। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं वैक्सीन जो कमी होती नजर आ रही है, उससे साफ जाहिर है केंद्र सरकार को समझना होगा, दिल्ली की नहीं बल्कि तमाम राज्यों की जनता को वैक्सीन उपलब्ध करानी होगी। मगर केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरीके से ढीला रवैया अपनाया जा रहा है, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ सकती है और फिर वही चीज देखने को मिल सकती है जो हमने दूसरी लहर के अंदर देखने को मिला था। मगर जिस तरीके से सरकारों को भी समझना होगा कि जनता के ऊपर छोड़ने से पहले कहीं ना कहीं वो पहले अपनी जिम्मेवारी भी निभाएं। जी बिल्कुल, जनता की जिम्मेदारी की ही बात करें अगर राजीव, तो देखिए कल ही अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी थी, पूरी तरीके से चेताया था जनता को कि अगले 125 दिन जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर। तो क्या जनता जो है वो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन अभी कर रही है? क्योंकि इस समय वैक्सीनेशन अगर हमारे पास नहीं है तो हम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करके ही इस कोरोना की तीसरी लहर से बच सकते हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जिस तरीके से कहा गया कि कोरोना की जो तीसरी लहर है वो 125 दिन के अंदर आ सकती है और उससे ही बचने के लिए कहीं ना कहीं जनता को सोशल डिस्टेंसिंग यानी नियमों का पालन करना होगा, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना होगा। मगर जनता तो अपनी तरफ से कोशिश करती नजर आ रही है, मगर सरकारों की तरफ से जिस तरीके से सिर्फ जनता के ऊपर छोड़ा जा रहा है, ये रवैया थोड़ा सा ये मुश्किल भरा है। क्योंकि सरकार को भी समझना होगा हम जनता के ऊपर छोड़ रहे हैं तो सारी जिम्मेवारी नहीं छोड़ी जा सकती है, कुछ जिम्मेवारी जो सरकार की बनती है उनको भी निभाना होगा। मगर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से सिर्फ कोशिश की जा रही है, मगर जनता तक जो वैक्सीन उपलब्ध होनी चाहिए थी वो होती नहीं नजर आ रही है, और जो अधिकारी बाजारों के अंदर होने चाहिए वो भी कहीं ना कहीं लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ सकती है। हम सिर्फ जनता के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं, जनता भी कहीं ना कहीं नियमों का पालन जरूर कर रही है, मगर कुछ इलाकों के अंदर जिस इलाकों के अंदर वैक्सीन कह सकते हैं नियमों का पालन नहीं कर रहे, तो वहां पर अधिकारी होने चाहिए, अधिकारी जो है वो नियमों का पालन कराएं और जो सख्ती बरतनी पड़े तो सख्ती भी बरते, ताकि जनता को कहीं ना कहीं डर की वजह से ही सही कहीं ना कहीं नियमों का पालन करना पड़े। जी लेकिन डर की वजह से ही नियमों का अगर पालन जनता करेगी राजीव, तो देखिए अगर चालानी कार्रवाई हम करते हैं तो उसमें भी काफी सरकार जो है और प्रशासन जो है वो इसमें कारगर साबित हो सकता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अब बात अगली खबर की ओर कर लेते हैं। राज्य सरकार कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के मद्देनजर तैयारियों में जुट गई है और दूसरी लहर से आई परेशानी को समझते हुए उन कमियों को भी दूर करने की पहली प्राथमिकता है, ताकि किसी भी पीड़ित को कोई परेशानी ना हो और उसको किसी का सामना ना करना पड़े। ये बात अपर मुख्य सचिव
स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने एमजीएम कॉलेज में तैयारियों के सिलसिले में आयोजित स्वास्थ्य और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कही। सुलेमान के मुताबिक अभी ये तय नहीं है कि तीसरी लहर आएगी या नहीं, अगर आएगी तो इसका दायरा कितना रहेगा, लेकिन हम इससे निपटने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इंदौर में ये बैठक हुई थी, जिसमें बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने ये बात कही है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने मोहम्मद सुलेमान जो हैं, उन्होंने एमजीएम कॉलेज में तैयारियों की समीक्षा बैठक वो कर रहे थे और इसी दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने ये तमाम बातें कही कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो उससे बचने के लिए, उसे निपटने के लिए सरकार पूरे तरीके से प्रयासरत है और अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरा प्रयास तीसरी लहर को आने से डिले रोकने का है और कोशिश ये करना है कि तीसरी लहर ना आए। ये प्रश्न कि तीसरी लहर की तैयारी की जाए, ये तो थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से देखने की ज़रूरत है। हमारी कोशिश ये है कि अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लगातार पब्लिसाइज कर सकें और साथ में वैक्सीनेशन को इम्प्रूव कर सकें तो तीसरी लहर की संभावना कम हो जाएगी। केसेस अगर आएंगे भी तो उनको अस्पतालों में जाने की ज़रूरत कम पड़ेगी। आप लोग को पता है कि आंकड़े कहते हैं कि सिंगल डोज से भी बहुत प्रोटेक्शन मिलता है और डबल डोज के बाद तो 90% केसेस, 95% केसेस को हॉस्पिटलाइज जान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंदौर ने इस मामले में बहुत अच्छा काम किया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, एलिजिबल पॉपुलेशन के 82% लोगों को कम से कम एक डोज तो लगी गई है और कोशिश हमारी ये है कि वैक्सीनेशन का काम पूरा हो जाए तो उससे जो लोग प्रभावित भी होंगे उनको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इंदौर से संवाददाता गणेश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे। गणेश, जिस तरीके से ये बैठक हुई है, समीक्षा बैठक खुद अपर मुख्य सचिव ने की है, क्या कुछ इस बैठक में खास रहा? देखिए मुस्कान, सबसे पहले अगर कोरोना से तीसरी लहर से बचाव को लेकर बात करें तो तमाम अब जो है सरकार इंतजाम और तैयारियों में जुट चुकी है और इसी को लेकर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के अपर इंदौर आए थे और जहां पर उन्होंने इंदौर आकर एक समीक्षा बैठक ली है और तमाम जो है इंतजाम किए गए थे, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे कोरोना से तीसरी लहर से बचाव को लेकर हो, वो तमाम इंतजाम उन्होंने किए हैं और इसी को लेकर एक बैठक की है। और सबसे बड़ी बात मुस्कान, अगर बात करें तो जहां कोरोना से जी, चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में इंदौर में खुद स्वास्थ्य मंत्री के अपर मुख्य सचिव आए थे मोहम्मद सुलेमान, जिन्होंने एमजीएम कॉलेज में तैयारियों के सिलसिले में आयोजित स्वास्थ्य और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली है। चलिए गणेश, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, क्या कुछ तैयारियां फिलहाल जो सरकार है और प्रशासन है उसकी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेताया जा रहा है, उसके मद्देनजर देखा जा रहा है कि सरकार मध्य प्रदेश में काफी चिंतित है। देखिए, सबसे पहले मुस्कान अगर बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर से किस कदर त्राहिमाम मचा है, किस कदर मौतें हुई थी और किस कदर सरकार की भी कमियां हालांकि उजागर हुई थी, तमाम, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो या बेडों को लेकर हो, ऑक्सीजन को लेकर हो, तमाम ऐसी कमियां उजागर हुई थी जिसकी वजह से कई सरकार की काफी ज्यादा किरकिरी भी हुई थी और इस पर लोगों ने भी हालांकि अपनी नाराजगी व्यक्त की थी सरकार के प्रति और कहीं ना कहीं सरकार से लोग जो है अनखुश नजर आ रहे थे। लेकिन ऐसे में अब कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अगर बात करें तो जहां बार बार स्वास्थ्य विभाग लोगों को भी चेता रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर हालांकि भयावह हो सकती है, ऐसे में हालांकि सरकार का सबसे पहला जोर यही है कि मध्य प्रदेश को पूरी तरह से वैक्सीनेट कर दिया जाए, प्रत्येक व्यक्ति जो है वैक्सीन लग जाए, जिससे कहीं ना कहीं कुछ संक्रमण का दर कम हो जाएगा और उसकी जो क्षमता रहेगी वो भी कम हो जाएगी। और इसी को लेकर हालांकि वैक्सीनेशन का कार्य जोरों शोरों से किया जा रहा है। अभी वर्तमान की बात करें तो हालांकि वैक्सीनेशन कम उपलब्ध हो पा रही है, इसलिए ज्यादा जो सेंटर बनाए गए थे वो सेंटर कई बंद भी पड़े हैं, कुछ सीमित सेंटरों में ही वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। लेकिन अब तीसरी लहर से बचाव को लेकर और तमाम वो जो दूसरी लहर में कमियां सरकार की सामने आई थी, लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी थी, उन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए अब जो है जगह जगह बार बार जो है स्वास्थ्य विभाग और तमाम जो
स्वास्थ्य विभाग और साथ ही जो अधिकारी हैं वो लगातार एक बैठक कर रहे हैं। बैठकों के माध्यम से जो तमाम इंतजाम किए जाने चाहिए उन इंतजामों को पूरी तरह से कर रही है। साथ ही अगर इंदौर की बात करें तो करीब 50 से ज्यादा हॉस्पिटलों को भी चिन्हित कर लिया गया है, जहां पर अगर किसी तरह का कोरोना का लेकिन संक्रमण गणेश मंडराता देखिए, है। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए वैक्सीनेशन हमारे पास कारगर उपाय है। वैक्सीनेशन का क्या कुछ फिलहाल मध्य प्रदेश और इंदौर में हाल है, क्योंकि हमने कई राज्यों में देखा कि वैक्सीनेशन की अब कमी होने लगी है वैक्सीन की, और वैक्सीनेशन अभियान जो है वो बंद होने लगे हैं। तो मध्य प्रदेश में क्या हाल है वैक्सीनेशन का? देखिए, अगर मुस्कान वैक्सीनेशन की रफ्तार की बात करें तो हालांकि वैक्सीनेशन की रफ्तार जो 21 जून यानी कि योग दिवस से चालू हुई थी और मध्य प्रदेश ने हालांकि रिकॉर्ड भी बनाया था और इंदौर में भी रिकॉर्ड बनाया था उस दिन सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का, लेकिन उसके बाद से ही लगातार जो है वैक्सीनेशन के रफ्तार में धीमी गति आ गई है और अब वैक्सीनेशन की कमी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। जो वैक्सीनेशन है वो सीमित लोगों को ही मिल पा रही है, जिसकी वजह से हालांकि परेशानियां जरूर रही, लेकिन अगर वैक्सीनेशन के परसेंटेज की बात करें तो मध्य प्रदेश में हालांकि वैक्सीनेशन सबसे अच्छा रहा है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो जहां 40% के आसपास पूरे मध्य प्रदेश में वैक्सीन लग चुकी है पहले डोज की बात करें तो, वहीं अगर इंदौर की बात करें तो 82% से ज्यादा लोगों को इंदौर में वैक्सीनेशन कर दिया गया है। यानी कि सिर्फ मुश्किल से 10 से 12% लोग ही इंदौर में बचे हैं जिनका वैक्सीनेशन किया जाना है। तो सरकार का ऐसे में लक्ष्य है कि 15 अगस्त के पहले पहले पूरी तरह से सभी को वैक्सीनेट कर दिया जाए, ताकि कहीं ना कहीं जो वैक्सीन है, वैक्सीन टीकाकरण के बाद जो है कोरोना का खतरा कम बढ़ जाता है। ऐसे में बिल्कुल, और ये तो देखने सरकार का वाली बात सबसे होगी बड़ा कि लक्ष्य तीसरी लहर में सरकार की जो तैयारियां हैं वो कितना रंग लाती हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया गणेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अब रुक अगली खबर की ओर कर लेते हैं। मुंबई मलाड पूर्व कुरार विलेज स्थित कुरार मेट्रो स्टेशन के काम को लेकर एमएमआरडीए ने यहां प्रकल्प बाधित लोगों में 15 दुकानों और घरों को शनिवार को तोड़कर कार्रवाई शुरू की थी, जिसका विरोध स्थानीय लोगों के साथ बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर और अन्य पदाधिकारियों ने किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था कायम करने के लिए विधायक भातखलकर को हिरासत में लेकर उसके बाद माहौल बिगाड़ दिया है। भातखलकर को आरे पुलिस थाने ले जाया गया है, जबकि स्थानीय नगर सेविका दक्षा पटेल को वानारई पुलिस स्टेशन में रखा गया है। घटना की खबर मिलते ही विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर सहित दूसरे क्षेत्रों के विधायक और नगर सेवक मौके पर पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिंडोसी और आरे और इसी के साथ बोरीवली स्थित कस्तूरबा पुलिस थाने के समक्ष विरोध प्रदर्शन भी किया और पार्टी के नेता विनोद मिश्र ने यह भी कहा कि शिवसेना के दबाव में कार्रवाई की गई है। प्रभावितों को माहुल गांव सहित अन्य स्थानों पर प्राय घर उपलब्ध कराया जा रहा है, जो मंजूर नहीं है। वहीं बोरीवली के कस्तूरबा मार्ग पुलिस थाने के सामने बीजेपी विधायक मनीषा चौधरी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। मांग नहीं है जो एमएमआरडीए में हमारे दक्षा पटेल जो हमारी कॉरपोरेटर है और हमारे विधायक हमारे अतुल भातखलकर जी है, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में जो एमएमआरडीए के काम चालू है उसके अंदर जो बाधित लोग हैं उनको उन्होंने शिफ्टिंग का बराबर काम किया नहीं। जब तक उनको तो मुंबई मलाड कुरार पूर्व विलेज में जिस तरीके से लोगों के घरों को तोड़ा गया है, इस कार्रवाई को लेकर बीजेपी विधायकों में काफी रोष है और इसी को लेकर उन्होंने तमाम शिवसेना पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो तमाम कार्रवाई है वो शिवसेना के दबाव में करवाई गई है। प्रभावितों को माहुल गांव में एक अन्य स्थानों पर अस्थायी घर दिया जा रहा है, जो मंजूर नहीं है, ये भी उन्होंने कहा। और इसी को लेकर बोरीवली के कस्तूरबा मार्ग पर पुलिस थाने के सामने और कई अन्य जगहों पर पुलिस स्टेशनों के बाहर जो है प्रदर्शन बीजेपी द्वारा किया गया है, क्योंकि जो ये कार्रवाई की गई है शिवसेना द्वारा, उसको लेकर बीजेपी लगातार सड़कों पर थी और शिवसेना पर लगातार आरोप लगा रही थी और लोगों की सहायता करने में जुटी थी। और इसी बीच उनको एक बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर को गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको हिरासत में लिया गया था और उसी के साथ अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे, उनको भी हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद मुंबई में माहौल बिगड़ता नजर आ रहा है। भातखलकर को आरे पुलिस थाने में ले जाया गया और वहीं जैसे ही इसकी खबर बीजेपी को लगी तो बीजेपी के कई जो नेता हैं और विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने भी मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। विधायक और नगर सेवक भी मौके पर पहुंचे और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिंडोशी, आरे और बोरीवली स्थित कस्तूरबा पुलिस थाने के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया और लोगों को एक स्थायी आवास उनको देने की मांग की है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, यहाँ पर उनके घर तोड़े गए हैं लोगों के, क्योंकि यहाँ पर
एमएमआरडीए द्वारा जो प्रकल्प बाधित है उसको लेकर 15 दुकानें और लोगों के घर तोड़े गए हैं और ये कार्रवाई शनिवार को की गई थी, जिसके बाद इसका विरोध स्थानीय लोगों के साथ साथ बीजेपी विधायक ने किया था और इसी का विरोध करना विधायक को भारी पड़ गया और उनको हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद से लगातार बीजेपी अपने विधायक को छुड़वाने के लिए और लोगों को उनकी जो सुनवाई नहीं हो रही है उसके लिए और साथ ही उनको न्याय दिलाने के लिए तमाम कार्रवाई कर रही थी, प्रयास कर रही थी और इसी बीच उनके विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में लिया गया, जिसके बाद से पुलिस थानों के बाहर लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं और कस्तूरबा मार्ग पुलिस थाने के सामने बीजेपी विधायक मनीषा चौधरी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन भी किया गया और तमाम बीजेपी द्वारा आरोप लगाए गए कि ये जो भी कार्रवाई है वो शिवसेना के दबाव में की गई है। विधायक को हिरासत में लेने से बीजेपी नाराज है, जिसकी वजह से लगातार इस तरीके के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, यहाँ पर मेट्रो स्टेशन का काम चल रहा था। मेट्रो स्टेशन को बनाने के लिए 15 दुकानें और लोगों के घर तोड़े गए थे और इन लोगों को एक अन्य जगह पर अस्थायी घर दिए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि अगर इनके घर तोड़े जा रहे हैं तो इनको स्थायी जो आवास है वो देना चाहिए ताकि इन लोगों को दर दर भटकना ना पड़े और इसी को लेकर बीजेपी लगातार लोगों की सुनवाई के लिए प्रयास कर रही थी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके का ये मामला है, एक मेट्रो स्टेशन को बनाने के लिए इस तरीके से लोगों के घर तोड़ना और उसके बाद अगर कोई उसका विरोध करता है तो पुलिस हिरासत में ले लेती है और अब बीजेपी का आरोप है कि ये जो तमाम कार्रवाई है वो शिवसेना के दबाव में हुई है। क्या वाकई ये कहा जा सकता है? जी मुस्कान, देखिए जिस तरह से लगातार कुरार पुलिस मेट्रो स्टेशन का जो प्रकल्प है, प्रकल्प बाधित है, उन लोगों को घर देने का काम जो है एमएमआरडीए ने नहीं किया था। इसको लेकर स्थानिक विधायक अतुल भातखलकर ने पूरी कोशिश की कि किस तरह से सबसे पहले लोगों को न्याय मिले, लेकिन इस दौरान एमएमआरडीए ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर न सिर्फ उनको हिरासत में लिया बल्कि उनको तमाम कार्यकर्ताओं को घटनास्थल से हटा दिया। देखिए, मुंबई पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जिम्मेदारी बनती है, लेकिन एक यह भी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से एमएमआरडीए मनमानी करके यानी कि स्थानिक लोगों को धोखे में रखकर उनके घर की तोड़क कार्रवाई की है, उनको दुकानों में तोड़क कार्रवाई की है, वो बेहद गलत है। एमएमआरडीए को चाहिए कि सबसे पहले जिनको पुनर्वसन करना है उनको स्थान दिखाए, कहाँ पे शिफ्ट करना है वो उनकी संतुष्टिजनक जो कानूनन व्यवस्था है उसके बाद जो उनका हस्तांतरण करे। लेकिन इस तरह की चीजें एमएमआरडीए ने नहीं किया, लिहाजा स्थानिक विधायक अतुल भातखलकर ने इसकी मांग की और मीटिंग भी रखी थी, जिस दौरान एमएमआरडीए ने सत्यप्रकाश, एमएमआरडीए ने क्या वाकई इन लोगों को अस्थायी घर दिए हैं या फिर ये लोग स्थायी घर की मांग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अस्थायी घर दिए गए हैं? देखिए मुस्कान, एमएमआरडीए ने किसी को घर दिया ही नहीं है। जो घर दिया है वो 2x13, 2x3, 3x10 इस तरह का है, यानी कि 2x13 का कौन सा घर हो सकता है, आप समझ सकते हैं। तो जाहिर तौर पे इस तरह की चीजें उनको अंधेरे में रख के की गई है। एमएमआरडीए ने किसी को संतुष्ट ही नहीं किया है कि आपको जो पुनर्वसन किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा। लिहाजा इसको लेकर लोगों ने स्थानिक विधायक की पहल की। स्थानिक विधायक ने तुरंत तत्काल प्रभाव में जो कार्रवाई को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस का दबाव डालकर उनको डिटेन किया गया, उनके कार्यकर्ताओं को हटा लिया गया, तमाम जो महिला कार्यकर्ता थी उनको भी डिटेन कर लिया गया। उसको लेकर मुंबई के कई अलग अलग पुलिस स्टेशनों में धरना प्रदर्शन भी किया गया, मांग भी की गई, जिसमें आरोप भी लगाया गया कि सेना द्वारा ये पूरी तरह से किया जा रहा है। लेकिन सवाल एक बार फिर से यही खड़ा होता है कि जब किसी का डेमोलिशन किया जाता है उस दौरान मनपा द्वारा, महानगर पालिका द्वारा या उस संस्थान द्वारा लोगों को नोटिस दी जाती है बाकायदे, वो या तो अपना घर खाली कर ले या तो विकल्प पे व्यवस्था कर ले। लेकिन इस तरह की कोई यहाँ इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसकी वजह से लोगों में भी रोष व्याप्त है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।